हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। मैं हूं बिशोक सिंह यूट्यूब के चैनल में। और आज 20 प्रश्नों की प्रश्न श्रृंखला लेकर के आया हूं मैं। तो आज काफ़ी चुनिंदा प्रश्नों को मैंने सीरीज में रखा हुआ है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है और आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी, और नहीं मिली है तो आप लोग इस चीज़ को जान लें कि आपकी 2021 यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन आ गया है। और 2021 यूपीटीईटी यानी एक सीट आप अपने नाम कर लीजिए और लग जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए चैनल के साथ और लगे रहिए, अपनी मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए, ताकि एक शिक्षक भर्ती में आपकी एक सीट पक्की हो सके। तो चलिए फुल एनर्जी के साथ आज पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पे, और अंत तक लगे रहिए। और जो भी आपका स्कोर हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो भी त्रुटियां हों हमारी, उन त्रुटियों को भी बताएं ताकि हम उनमें सुधार करके आपको आपके सामने कुछ नया लेकर के आ सकूं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न पहला कह रहा है, यदि एक बच्चे की मानसिक यानी मेंटल एज, मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु यानी क्रोनोलॉजिकल एज 4 वर्ष है, तो बच्चे की आईक्यू क्या होगी। तो यहाँ पे आपको बच्चे की आईक्यू लेवल पूछा गया है। तो यहाँ पे आईक्यू लेवल निकालने का जो फॉर्मूला होता है तो वो क्या होता है, आईक्यू बराबर MA/CA/100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है आईक्यू बराबर MA/CA। तो यहाँ पे इसी फॉर्मूला के द्वारा हम यहाँ पे निकालते हैं आईक्यू। तो यहाँ पे यानी MA मतलब मानसिक यानी मेंटल एज क्या होती है, बच्चे की मेंटल एज है 5 वर्ष। ठीक है, इनटू 100, और बटे में आपका क्या आ जाएगा, यानी CA यानी क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है बच्चे की, 4 वर्ष। ठीक है, तो 4 से हम 2500 को 100, और 25 पंचे 125 यानी 125 आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है। तो ये 125 जो है आपका किस ऑप्शन में आता है, तो यहाँ पे देखेंगे ए ऑप्शन के साथ आपका आंसर चला जाएगा, यानी ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 2 में पूछा है, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, तो यहाँ पे ए ऑप्शन कह रहा है वार्तालाप कौशल, बी ऑप्शन कह रहा है बहुविकल्पीय प्रश्न, और सी ऑप्शन कह रहा है परियोजना कार्य, और डी ऑप्शन कह रहा है मौखिक। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, बी के साथ आपका ऑप्शन चला जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे। ए ऑप्शन कह रहा है कक्षा के साथ, बी ऑप्शन कह रहा है उच्च कक्षा के साथ, सी ऑप्शन कह रहा है समृद्ध करण कार्यक्रम के द्वारा, और डी ऑप्शन कह रहा है जब दे चाहें यानी जब पढ़ा सकते हैं तब। तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो डी के साथ चला जाएगा, यानी समृद्ध करण कार्यक्रम के द्वारा। ठीक है, यानी डी सी के साथ आपका ऑप्शन चला जाएगा प्रश्न नंबर 3 का। अगला प्रश्न नंबर 4 में कहा है, नैदानिक यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ये ऑप्शन कह रहा है कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतः कमजोर क्षेत्र के को चिन्हित करना, क्या ये सही हो जाएगा। बी ऑप्शन कह रहा है उपचारात्मक कार्यक्रम की विशेष प्रकृति की आवश्यकता। सी ऑप्शन कह रहा है अकादमिक कठिनाइयों के कारण का पता लगाना। यहाँ पे ये खत्म। डी ऑप्शन कह रहा है छात्र की कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानना, यानी यहाँ पे कह रहा है डायग्नोस्टिक टेस्ट का उद्देश्य जो होता है एकेडमिक कठिनाइयों के कारण का पता लगाना। तो यहाँ पे आपका सी के साथ ऑप्शन चला जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 5 में कहा गया है, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है
मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसने कहा? ए ऑप्शन कह रहा है बी.एन. झा, बी ऑप्शन कह रहा है स्किनर, और सी ऑप्शन कह रहा है डेविस, और डी ऑप्शन कह रहा है वुडवर्थ। तो प्रश्न नंबर जो 5 का वो सही आंसर हो जाएगा, वो बी इज द राइट आंसर। यानी किसने कहा है? शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत विज्ञान स्किनर ने कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में कहा है आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। ए ऑप्शन कह रहा है मन का अध्ययन, बी ऑप्शन कह रहा है आत्मा का अध्ययन, सी ऑप्शन कह रहा है शरीर का अध्ययन, और डी ऑप्शन कह रहा है व्यवहार का अध्ययन। तो यहाँ पे मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार की बात करता है, बिहेवियर की बात करता है, तो डी के साथ आपका ऑप्शन चला जाए, यानी व्यवहार का अध्ययन करता है। क्या मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, तो यहाँ पे मनोविज्ञान का अर्थ पूछा गया, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का, वो क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में कहा है, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? यानी हिंदी के जो अक्षर होते हैं बालक किस आयु तक पहचानना स्टार्ट कर लेते हैं? तो ए ऑप्शन कह रहा है 3 वर्ष, बी ऑप्शन कह रहा है 4 वर्ष की आयु, और सी ऑप्शन कह रहा है 5 वर्ष की आयु, डी ऑप्शन कह रहा है 6 वर्ष की आयु। तो यहाँ पे की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हुई। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यानी 5 वर्ष की आयु में जो है हिंदी के अक्षरों को बच्चे पहचानना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड है, अभी आप प्रश्न को यहीं पे इसका सी ही मानेंगे, लेकिन अब कहीं ना कहीं तक जो बालक जो हैं छोटी सी आयु, नहीं 4 साल की भी आयु में, 3 साल की आयु में बच्चे अक्षरों को पहचानना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है बुद्धि लब्धि यानी IQ मापन के जन्मदाता, बुद्धि यानी IQ, बुद्धि लब्धि IQ मापन के जन्मदाता है। तो यहाँ पे बुद्धि के जो जन्मदाता हैं, IQ लेवल के जो किसने इसका फॉर्मूला दिया है, इसके जन्मदाता किसे माना जाता है? ये ऑप्शन कह रहा है स्टर्न, बी ऑप्शन कह रहा है बिने, सी ऑप्शन कह रहा है टर्मन, और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा टर्मन के साथ। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? टर्मन। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है अलेक्सिया है। ए ऑप्शन कह रहा है पढ़ने की, बी ऑप्शन कह रहा है लिखने की अभिक्षमता या अक्षमता, सी ऑप्शन कह रहा है सीखने की अक्षमता, और डी ऑप्शन कह रहा है सुनने की अक्षमता। तो प्रश्न नंबर यानी 9 का जो है अलेक्सिया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का, वो आपका ए के साथ चला जाएगा, यानी पढ़ने की अक्षमता। क्या हो जाएगा? पढ़ने की अक्षमता। ठीक है, लिखने की अक्षमता क्या कहलाती है? तो इसको डिस्ग्राफिया कहा जाता है, यानी डिस्ग्राफिया। क्या? डिस्ग्राफिया, यानी यहाँ पे आपका लिखने की अगर अक्षमता पूछी जाती है तो डिस्ग्राफिया हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में कहा है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? यानी शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का जो वर्ष है वो कब माना जाता है? ये ऑप्शन कह रहा है 1947, बी ऑप्शन कह रहा है 1920, और सी ऑप्शन कह रहा है 1940, और डी ऑप्शन देखते हैं, डी ऑप्शन क्या कह रहा है? 1900। तो प्रश्न नंबर जो आपका 10 है उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1900। क्या हो जाएगा? 1900। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 पूछ रहा है प्रमाणीकरण प्रशिक्षण क्यों कराए जाते हैं? यानी जो प्रमाणीकरण टाइप के प्रशिक्षण होते हैं वो क्यों कराए जाते हैं? ए ऑप्शन कह रहा है मंदबुद्धि बालकों की पहचान के लिए, बी ऑप्शन कह रहा है प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, और सी ऑप्शन कह रहा है पिछड़े बालकों की पहचान के लिए, और डी ऑप्शन कह रहा है बहरे बालकों की पहचान के लिए। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जाती है, यानी प्रमाणीकरण प्रशिक्षण के द्वारा प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जाती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 कह रहा है पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? प्रश्न पूरा दिख गया होगा आई होप।
तो यहाँ पे प्रश्न 12 पूछा गया है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ए ऑप्शन कह रहा है 0 से 2 वर्ष, बी ऑप्शन कह रहा है 2 से 7 वर्ष और सी ऑप्शन कह रहा है 7 से 11 और डी ऑप्शन कह रहा है आपका 11 से 15। तो यहाँ पे यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है वो आपकी डी के साथ चली जाएगी, यानी 11 से 15 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की क्या एज होती है वो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में कहा गया है, जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ बुद्धि लब्धि कितनी होती है? यानी जड़ बुद्धि के जो IQ लेवल के बालक होते हैं उनका IQ लेवल क्या होता है? ये ऑप्शन कह रहा है 110, यानी यहाँ पे 11 दिया हुआ है 120, तो यहाँ पे 110 हो जाएगा, 110 से 120, ठीक है। अगला बी ऑप्शन कह रहा है 81 से 110, सी ऑप्शन कह रहा है 71 से 80 और डी ऑप्शन कह रहा है 71 से कम। तो यहाँ पे यानी जो है आपका जड़ बुद्धि वाले बालक जो होते हैं उनका IQ लेवल 71 से कितना होता है? कम। तो डी के साथ आपका ऑप्शन चला जाएगा। अगला प्रश्न, तो इसी में हम अगर बात करें बी ऑप्शन की, यानी 81 से 110, तो ये सामान्य बालक की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, सामान्य बालक, ठीक है, यानी इसको एवरेज कहा जाता है। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है, गर्भ में बालक विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? यानी बालक जब गर्भ में होता है तो विकसित होने में उसको कितना समय लगता है? तो ए ऑप्शन कह रहा है 150 दिन, बी ऑप्शन कह रहा है 280 दिन, सी ऑप्शन कह रहा है 390 और डी ऑप्शन कह रहा है 460। तो यहाँ पे जो आपका ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 का, वो आपका बी के साथ चला जाएगा, यानी 280। कितना समय लगता है? 280। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 15। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको स्टार में लगा लीजिए, स्टार श्रेणी में इसको रखिए। यानी कि प्रश्न नंबर 15 कह रहा है, नवजात शिशु का भार होता है, ए ऑप्शन कह रहा है 6 पाउंड और बी ऑप्शन कह रहा है 7 पाउंड, डी ऑप्शन कह रहा है 8 पाउंड और सी ऑप्शन कह रहा है 9 पाउंड। तो यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका 7 पाउंड हो जाएगा, यानी बी के साथ आपका ऑप्शन चला जाएगा। क्या हो जाएगा? बी के साथ, यानी 7 पाउंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में पूछा है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे। यानी प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक। ए ऑप्शन कह रहा है मैकडूगल, बी ऑप्शन कह रहा है टर्मन, सी ऑप्शन कह रहा है थॉर्नडाइक और डी ऑप्शन कह रहा है बर्न्ट। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर जो 16 है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका थॉर्नडाइक। क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक, यानी सी के साथ आपका ऑप्शन चला जाएगा। अब यहाँ पे अगर बात की जाए, एक कारक सिद्धांत किसने दिया? यानी एक कारक तो किसने दिया है? बिने ने। किसने दिया है? बिने। अगर बात की जाए द्विकारक यानी दो कारक सिद्धांत किसने दिया? तो यहाँ पे हो जाएगा स्पीयरमैन। कौन हो जाएंगे? स्पीयरमैन, ठीक है। और अगर समूह कारक की बात की जाए तब समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है? यानी समूह कारक तब बात आ जाती है थर्स्टन। कौन है? थर्स्टन। समूह कारक जो है किसने दिया? थर्स्टन ने दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में पूछा क्या गया है, देखिए। तो प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। तो प्रश्न नंबर 17 देखते हैं यहाँ पे। प्रश्न नंबर 17 में कहा गया उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में दिया जाता था? तो ये ऑप्शन कह रहा है वैदिक काल, बी ऑप्शन कह रहा है बौद्ध काल, सी ऑप्शन कह रहा है मुगल काल और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी वैदिक काल में। किस में दी गई थी? वैदिक काल में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है निचली कक्षाओं में शैक्षणिक या शिक्षण की लेख पद्धति मूल रूप से आधारित है। प्रश्न नंबर 18 एक बार फिर से, निचली कक्षाओं
में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ए ऑप्शन कह रहा है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, बी ऑप्शन कह रहा है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, सी ऑप्शन कह रहा है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, और डी ऑप्शन कह रहा है शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत पर। तो प्रश्न नंबर 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 पूछा जा रहा है, सामान्य परिपक्व से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः, ये ऑप्शन कह रहा है सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में, बी ऑप्शन कह रहा है बहुत लाभकारी होता है, सी ऑप्शन कह रहा है कुल मिलाकर हानिकारक होता है, डी ऑप्शन कह रहा है दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है, और लाभकारी हो या हानिकारक इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो प्रश्न नंबर 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है, लाभकारी हो या हानिकारी तो इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षार्थी में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है, यानी कि 19 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और ये आज की स्क्रीन का आखिरी प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता डैश डैश भूमिका निभानी चाहिए। ए ऑप्शन कह रहा है नकारात्मक, बी ऑप्शन कह रहा है अग्रोन्मुख, और सी ऑप्शन कह रहा है सहानुभूतिपूर्ण, और डी ऑप्शन कह रहा है तटस्थ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रोएक्टिव यानी अग्रोन्मुख हो जाएगा आपका, बी इज द राइट आंसर। तो आई होप कि आप लोगों को ये 20 प्रश्नों की श्रृंखला काफ़ी अच्छी लगी हुई होगी, और आशा करते हैं कि आप लोग इसको पसंद करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और जो लोग साथी हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यूपी टेट 2021 शिक्षक भर्ती में आप लोगों की एक सीट पक्की होनी चाहिए। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।